23 जनवरी से लेकर के अब तक यानी 15 दिनों में देश की 5 हस्तियों के लिए भारत रत्न का ऐलान केंद्र सरकार ने किया। अगर इन 5 हस्तियों को आप देखें तो इससे पूरा भारत आपको कवर होता नजर आएगा। उत्तर प्रदेश से चौधरी चरण सिंह, बिहार से कर्पूरी ठाकुर, साउथ से 2 नाम वीवी नरसिम्हा राव और एमएम स्वामीनाथन और पश्चिम यानी गुजरात से लालकृष्ण आडवाणी। जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 3rd टर्म कंफर्म है तो ये 5 नाम बेहद अहम हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने इसके जरिए संदेश ये भी दिया कि वो दलीय बंधनों से ऊपर उठ करके सोचते हैं। तो आखिर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके बीजेपी ने क्या क्या साथ लिया है, बीजेपी को उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कितना फायदा हो सकता है, ये सब कुछ एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। 22 जनवरी से लेकर अब तक यानी इन 16 दिनों को अगर खास तौर पर देखेंगे तो पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी ने इन 16 दिनों के अंदर ही 2024 में अपनी हैट्रिक की पूरी पटकथा लिख दी है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई। उन तस्वीरों को देखकर हर सनातनी भावुक हुआ। 500 वर्षों का सपना साकार हुआ था। इसके ठीक एक दिन बाद 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया और उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी और फिर 9 फरवरी को पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। अब इन 5 भारत रत्न के सहारे नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश देने की कोशिश की, सबसे पहले उसे समझिए। देश के हर हिस्से के योगदान को सम्मान दिया गया। कृषि क्षेत्र के लिए समर्पित है मोदी सरकार। कृषि क्षेत्र में किए गए योगदान की सराहना है। किसानों का हित मोदी सरकार का एजेंडा है। मोदी ने देश के मान सम्मान को प्राथमिकता दी। दलगत राजनीति से खुद को अलग रखा। दलों के दायरे से बाहर जाकर सम्मान दिया। इनमें से 2 सम्मानित व्यक्ति दक्षिण भारत से भी आते हैं। देश की इन 5 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान ये बताता है कि नरेंद्र मोदी ने चारों दिशाओं को साध लिया है, हर वर्ग को साध लिया है। कर्पूरी ठाकुर ओबीसी वर्ग के नायक, लालकृष्ण आडवाणी हिंदुत्व के प्रखर चेहरे, चौधरी चरण सिंह किसानों के सर्वमान्य नायक, एमएस स्वामीनाथन दक्षिण भारत का चेहरा, हरित क्रांति के जनक, पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत का चेहरा। सबसे पहले बात चौधरी चरण सिंह की करते हैं। कुछ दिनों पहले ये चर्चा थी कि जयंत चौधरी एनडीए के पाले में आ सकते हैं। इधर जैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। देखिए कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। इसके बाद सबसे पहला ट्वीट जयंत का ही आया। जयंत ने लिखा कि दिल जीत लिया। अब सवाल ये कि जयंत का दिल किसने जीता है, उसके लिए जयंत चौधरी क्या करेंगे। इधर अखिलेश समझ चुके थे कि जयंत चौधरी अब कभी भी खिसक जाएंगे, लेकिन जैसे ही चौधरी साहब के लिए ऐलान हुआ तो अखिलेश ने भी उस फैसले का स्वागत किया। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सब को बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। अब सवाल ये भी है कि चौधरी साहब के सहारे बीजेपी को कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। जयंत एनडीए में आ सकते हैं। यूपी की 27 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर्स का बड़ा असर है। यूपी में जाटों की आबादी 35 लाख के आसपास है। यूपी की 14 सीटों पर जाट निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
76 विधानसभा सीटों पर 15% से ज्यादा जाट वोटर्स हैं। 24 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा जाट वोटर्स हैं। चौधरी साहब को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो लोगों ने अपनी खुशी भी जाहिर की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे, पूरे देश में उनका नाम था और किसान आज पूरे एक किसान पूरे देश का, खासकर उत्तर प्रदेश का बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है कि किसानों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए, उनके संघर्षों को प्रति देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार हम सब प्रकट करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा जो भारत रत्न के हकदार थे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, एसपी सिंह साहब, बघेल साहब अच्छा कह रहे हैं कि उनको तो भारत रत्न उस समय मिल जाना चाहिए ना, जब जिंदा थे तब भी मिल जाना चाहिए। 56 के बाद तो डिमांड हुई, लोकसभा में भयंकर, आरपीआई के 10 एमपी थे, उन्होंने हंगामा किया कि भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हो, तो भी नहीं दिया। तो और कब दिया? जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई तब दिया। मैम, भारत रत्न हैज बीन गिवन टू चौधरी चरण जी को। मैम, एंड नरसिम्हा राव जी हैज बीन गिवन भारत रत्न। मैम, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? आप देख ही सकते हैं कि ऐसे ऐसी महान विभूतियाँ जिन्होंने समाज को, देश को, राष्ट्र को एक आयाम दिया था और उनकी कृतियों को आज उनकी आत्मा को और आज के दिन में सही माने में सम्मान तो दिया, मोदी जी ने दिया। वादा हमारी सरकार ने कि बिना जो भी इस तरीके से काम करेगा उसको भविष्य में भी मिलता रहेगा। मोदी सरकार की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, जिसने आज असली भारत को सम्मान दिया है, जिसने रियल इंडिया को सम्मान दिया है। भारत माता के ग्रामीण जीवन से निकले हुए चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान आज मिला है, हम गौरवान्वित हैं। देखिए, ये चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न जो सरकार ने दिया है, ये एक बहुत ही किसान सम्मान की बात है। और ये चूँकि चौधरी चरण सिंह एक किसानों के हीरो थे, गांव वालों के हीरो थे, उन्होंने गांव, किसान, गरीब के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने जो राजनीति बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े रईसों के घर में कैद थी, उसको गांव की गलियों में उतारा और तमाम लोगों को नेता बनाने का काम किया। अब आपको चरण सिंह के सियासी सफर के बारे में भी बताते हैं। किसानों का कर्ज माफ कराने वाले पहले नेता, सियासी पंडित चौधरी साहब को किसानों का कोहिनूर कहते थे। 1952 में यूपी के राजस्व और कृषि मंत्री बने। यूपी में किसानों के लिए जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित किया। इससे जमींदारी प्रथा खत्म हुई, किसानों को राहत मिली। 17 साल तक यूपी में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे। कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांति दल बनाया। इस दल में लोहिया और राजनारायण उनके सहयोगी थे। 1967 में यूपी के सीएम बने चौधरी चरण सिंह। 1968 में यूपी के सीएम पद से इस्तीफा दिया। 17 फरवरी 1970 को दोबारा यूपी के सीएम बने। इसके बाद केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने। चौधरी चरण सिंह ने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना भी की। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की भी स्थापना उन्हीं के कार्यकाल में हुई। 28 जुलाई 1979 को भारत के प्रधानमंत्री भी बने। हालांकि महज 5 महीने ही प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह और कभी कोई चुनाव नहीं हारे चौधरी चरण सिंह। जाहिर सी बात है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से बीजेपी ने किसानों और जाटों को अपने पाले में करने की दिशा में मजबूत कदम उठा दिया है। अब इंतजार है जयंत को एनडीए में शामिल होने का। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी के आने की ये पहले शर्त थी जो बीजेपी ने पूरी कर दी और जयंत 2 लोकसभा सीटों और 1 राज्यसभा सीट पर आने को तैयार भी है। अब सबकी नजरें हैं 12 फरवरी पर। अगर 12 फरवरी को जयंत एनडीए में आ जाते हैं तो ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, चौधरी चरण सिंह के बाद अब बात हम कर लेंगे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और एमएच स्वामीनाथन की। ये दोनों चेहरे दक्षिण भारत से आते हैं। दोनों ने देश की बहुत सेवा की। बीजेपी दक्षिण में कमजोर है और वो बार बार कोशिशें कर रही है कि दक्षिण में उसकी जमीन मजबूत हो जाए और ये 2 भारत रत्न दक्षिण से नाता रखते हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में ये 2 चेहरे असरदार होने वाले हैं।
बीजेपी की पूरी कोशिश है कि साउथ से इस बार कम से कम 45 से 50 सीटें जीत सकें। तो ये फैसला कितना कारगर होगा और कितना असरदार होगा, ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन इस फैसले से साउथ के हर एक शख्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नरेंद्र मोदी दक्षिण के बारे में आखिर कितना सोचते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया। यानी दोनों के सहारे बीजेपी दक्षिण को पूरी तरह से साधना चाह रही है। पहले आप दक्षिण के गणित को समझ लीजिए। मोदी का टारगेट 370, साउथ का गणित। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार के लिए यहाँ टारगेट 26 सीटों का किया गया है, यानी पिछले बार के मुकाबले एक ज्यादा। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में यहां पर बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार का टारगेट 6 सीटों का है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। इस बार का टारगेट 5 रखा गया है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था। इस बार के लिए बीजेपी ने 3 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया है। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। इस बार के लिए टारगेट 3 सीटों का रखा गया है। इन राज्यों में कुल 129 लोकसभा सीटों में से साल 2019 में बीजेपी को 29 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार के लिए टारगेट 41 सीटों का रखा गया है। अगर वही यूनियन टेरिटरी की सीटों की बात करें तो कुल 7 सीटें इसके तहत हैं। इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी ने यही लक्ष्य रखा है। इस तरह से दक्षिण भारत से कुल 136 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से पिछले बार के चुनाव में बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार के लिए लक्ष्य 43 सीटों का रखा गया है। जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने साउथ के कई दौरे भी किए थे। पूरी कोशिश है कि किस तरह से दक्षिण को मजबूत किया जाए। अगर बीजेपी को दक्षिण में 40 से 50 सीटें जीतनी है तो उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान उस दिशा में बड़ा कदम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखकर दोनों हस्तियों को याद किया। बात अगर नरसिम्हा राव की करें तो देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते हैं। परमाणु सुरक्षा की नींव भी उन्हीं के कार्यकाल में रखी गई। राम मंदिर का ताला भी उन्होंने खुलवाया। विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने अहम रोल निभाया। लाइसेंस राज को खत्म करने में भी उनकी भूमिका मानी जाती है। शिक्षा नीति में भी कई बदलाव किए। बात अगर MS स्वामीनाथन की करें तो वो भी दक्षिण भारत से आते हैं। स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु में हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 1971 में उन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला था, जबकि 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार, 1989 में यूनेस्को में स्वर्ण पदक भी उन्हें मिला। इससे पहले 1967 में पद्मश्री और 1972 में पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए। 1989 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ किसानों का सम्मान किया तो दूसरी ओर दक्षिण भारत को भी साथ दिया। ऐसे में नरेंद्र मोदी का ये कहना कि एनडीए 400 पार जाएगा, ये उसी दिशा में बढ़ाया हुआ कदम लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, 2024 में बीजेपी को 370 सीटें जीतनी है। एनडीए को 400 पार जाना है, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर? ये बात तो सही है, लेकिन बीजेपी कहीं भी कोई कमी नहीं रखना चाहती। वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, इसलिए उसने गांव चलो अभियान का आगाज कर दिया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर रात में रुकेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। और अब इससे जुड़ी दूसरी खबर ये भी है कि कहा जा रहा था कि फरवरी के पहले हफ्ते में 160 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी, लेकिन ऐसा फिलहाल हुआ नहीं। आखिर क्यों और क्या वजह है और दिक्कत कहाँ है, पेच कहाँ फंसा है, वो सब कुछ आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। बीजेपी अब पूरी तरह से मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है, लेकिन बीजेपी ने तो अब गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता गांव-गांव जाएंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे।
पूरे देश में बीजेपी इस कार्यक्रम को जोर शोर से चला रही है। वहीं दूसरी ओर चर्चा थी कि बीजेपी फरवरी के पहले हफ्ते में लोकसभा प्रत्याशियों की सूची का ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 160 सीटों पर प्रत्याशी का होना था ऐलान। सी और डी कैटेगरी वाली सीटों पर करना था ऐलान। प्रत्याशी घोषित करने से पहले बीजेपी जमीन मजबूत करने में जुटी। एनडीए में नए दलों को जोड़ने की कवायद तेज। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोगी तय, लेकिन अभी पार्टी सीट बंटवारा करने की जल्दी में नहीं दिख रही है। बीजेपी को अब भी उम्मीद है कि वो कुछ नए सहयोगी जोड़ेगी। बिहार में बीजेपी को मुकेश सहनी के साथ आने की उम्मीद। बिहार में फ्लोर टेस्ट के बाद हो सकती है सीट शेयरिंग। यूपी में जयंत के एनडीए में आने की उम्मीदें बहुत बढ़ी। महाराष्ट्र में शायद बीजेपी उद्धव ठाकरे का इंतजार कर रही। ये बात तो हुई बीजेपी और एनडीए की, लेकिन अगर बात इंडी अलायंस की करें तो वहां सीट शेयरिंग हो गई हो, ऐसा नहीं है। वहां भी अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन साथ रहेगा और कौन साथ छोड़ देगा। तमिलनाडु के अलावा इंडी अलायंस किसी भी राज्य में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं कर पाया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी धुन में है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी कब तक साथ रहेंगे उसका अता पता नहीं है। तो वहीं अगर एनडीए की बात करें तो आंध्र प्रदेश में दो बड़े सियासी दल बीजेपी के साथ जाने को बेताब हैं। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और अब माना जा रहा है कि जगन भी बहुत जल्दी बीजेपी के दिग्गजों से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में अब गेंद पूरी तरह से बीजेपी के पाले में है कि वो किसे अपने साथ लेती है ताकि वो आंध्र प्रदेश में खुद को और मजबूत कर सके। हालांकि दावा है कि टीडीपी बीजेपी को 10 सीटें देने पर सहमत हो गई है, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश को लेकर कयासों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।